नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारी चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए सेकंड सेमेस्टर के एशियंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास के पेपर नंबर 1 के ऊपर होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं पेपर नंबर 1 के। हम खंड आ वाले सेक्शन को कवर करने का प्रयास करेंगे, जिसको हम अतिलघु उत्तरीय प्रश्न के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि बार-बार एक कमेंट जो है ज़्यादा आ रहा था हमारे पास कि सर मैं कितनी बार आपसे बोल रहा हूँ, पर आपने एशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास का कोई मॉडल पेपर नहीं तैयार किया, क्यों नहीं किया? और फिर यही बोल रहे थे कि आखिर में जो है अभी कल का ही शायद कमेंट था कि थर्ड पेपर तो कम से कम तैयार करके दे दीजिए। तो थर्ड पेपर आपके लिए जो है यहाँ पे मैंने थर्ड पेपर का वीडियो बना दिया है। मॉडल पेपर फिर भी आपका तैयार नहीं हो पाया, तो हम खंड आ वाले सेक्शन को ही देखने का प्रयास करेंगे। इसी में ही आपका एक आपको एक मोटी-मोटा जानकारी जो है प्राप्त हो जाएगी, कैसे प्रश्नों को लिखना है, उनका जवाब कैसे देना है, तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएँगी, ठीक है? चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपसे मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है, खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के विषय में क्या जानते हैं? आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे, जो खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है मेरे प्यारे दोस्त, वो उड़ीसा प्रांत के पुरी जिले के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर स्थित उदयगिरी पहाड़ी का एक गुफा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे कि ब्रह्मी लिपि में लिखित इस अभिलेख की भाषा संस्कृत से प्रभावित प्राकृत है। क्या? संस्कृत से प्रभावित प्राकृत भाषा है। आगे आप लिखेंगे अभिलेख का विषय जो मेरे प्यारे दोस्त वो क्या है? खारबेल का जो प्रारंभिक जीवन रहा है, ठीक है, उसके बाद राज्यारोहण के पश्चात 13 वर्षीय शासन में उसके द्वारा किए गए विजय अभियान या लोक मांगलिक कार्यों का क्रमबद्ध विवरण वहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसकी जानकारी दे पाएंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन के बारे में पूछें देखें, तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि ब्रह्मी लिपि के बारे में आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भारतीय लिपि के विकास का जो श्री गणेश मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो कहाँ से था मेरे प्यारे दोस्त? अशोक काल के से होता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इसमें भी ब्रह्मी लिपि के विकास की ही दिशा हमें ज्ञात होती है। खरोष्ठी की बात करें तो खरोष्ठी मेरे प्यारे दोस्त एक अविकसित लिपि थी। क्या थी? एक अविकसित लिपि थी, और ये कुछ सीमित क्षेत्र तक ही और कुछ थोड़े समय तक ही चल पाई, थोड़े दिनों तक ही चल पाई। ठीक है, जीवित रहकर रही, उसके बाद ये समाप्त हो गई। जबकि बात करें ब्रह्मी लिपि के बारे में तो ये लंबे समय तक और भारत के व्यापक क्षेत्रों में जो है क्या हुए, अपने परिवर्तित रूप के साथ क्या रही? जीवित रही। मतलब वो खुद जीवित रही, साथ में परिवर्तित होती भी रही थोड़ा बहुत। तो इस प्रकार से तीसरे नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आपसे पूछ रहा है हेलियोडोरस, क्या मेरे प्यारे दोस्त? हेलियोडोरस का विसनगर स्तंभ लेख पर टिप्पणी आपको लिखना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि ब्रह्मी लिपि में लिखा हुआ यह अभिलेख मध्य प्रदेश के विदिशा नामक स्थान पर गरुड़ ध्वज स्तंभ पर उत्कृष्ट है। किस पर है मेरे प्यारे दोस्त? गरुड़ ध्वज स्तंभ पर ये उत्कृष्ट है। बात करते हैं अभिलेख का मूल विषय यूनानी राजदूत, क्या मेरे प्यारे दोस्त किसके बारे में? यूनानी राजदूत हेलियोडोरस द्वारा विदिशा में विष्णु की पूजा के निमित्त गरुड़ ध्वज स्थापित करना है। ठीक है, फिर आगे आप लिखेंगे तक्षशिला निवासी दियस के पुत्र हेलियोडोरस ने जो इंडो यूनानी राजा अंतलिखित, क्या मेरे प्यारे दोस्त? अंतलिखित का राजदूत था। आगे आप लिखेंगे महाराजा भगभद्र, कौन? भगभद्र के शासनकाल में 14वें वर्ष में उसके पास जाकर गरुड़ध्वज अंकित कराया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख पाएंगे। बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, पूछ रहा है आपसे कि बुद्ध का जन्म जो है जन्मस्थान इंगित करने वाला अशोक का अभिलेख कौन सा है? मतलब कह रहे हैं कि अशोक का कौन सा ऐसा अभिलेख था जिसने जो है भगवान बुद्ध के जन्म के बारे में या महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में जो है हमें बताता है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि बुद्ध का जन्म स्थान इंगित करने वाला अशोक का अभिलेख जो था वो कौन सा था? तो वो था रुमिन्यदेही। कौन? रुमिन्यदेही। ये कहाँ पे था? तो लुम्बिनी में था ये अभिलेख। ठीक है, बात करते हैं यह लघु स्तंभ शिलालेख सूचना देता है। क्या देता है? लघु स्तंभ शिलालेख सूचना देता है। छोटा स्तंभ है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करता है? शिलालेख का मतलब हुआ पत्थर पे लिखा हुआ है, तो छोटा स्तंभ पत्थर पे लिखा हुआ है, वहाँ से हमें सूचना प्राप्त होती है कि अभिषिक्त अभिषिक्त होने के 20 वर्ष बाद अशोक ने इस स्थान की यात्रा की, चूँकि यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इस प्रकार यह अभिलेख बुद्ध के निश्चित समय स्थान की पहचान कराता है। बुद्ध के जन्म के स्थान को लेख में लुम्बिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त? लेख में लुम्बिनी कहा जाता है। किसको? जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था उसी को जो है लेख में लुम्बिनी के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन के बारे में।
तो आपसे पूछा गया है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग, क्या मेरे प्यारे दोस्त, समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख का रचयिता कौन था? तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि प्रयाग स्तंभ लेख गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के चरित्र एवं कृति का विवरण प्रस्तुत करता है। यह प्रसिद्ध चंद्रगुप्त के युद्ध और संधि मंत्री, क्या मेरे प्यारे दोस्त, संधि मंत्री हरेशन द्वारा रचित प्रशस्ति काव्य है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे हरेश युद्ध मंत्री होने के कारण समुद्रगुप्त की विजय यात्राओं में अवश्य उपस्थित रहा होगा। ठीक है, आगे लिखते हैं इसीलिए उसका, क्या मेरे प्यारे दोस्त, इसीलिए उसका हरिशणकृत वर्ण, क्या हरिशेन कृत वर्ण अत्यंत प्रमाणिक है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के इतिहास का स्वरूप निर्धारण में पर्याप्त सहायता मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका जवाब दे पाएंगे। छठा नंबर क्वेश्चन यहीं पे पूछ रहा है कि किस अभिलेख में पुलकेशिन हर्ष, किसने मेरे प्यारे दोस्त पुलकेशिन हर्ष के मध्य संघर्ष का विवरण मिलता है? तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि पुलकेशिन द्वितीय के एहोल, ठीक है, क्या पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में पुलकेशिन और हर्ष के युद्ध का वर्णन है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे एहोल अभिलेख में 23वीं पंक्ति में पुलकेशिन द्वितीय का सर्वाधिक प्रसिद्ध विजय का उल्लेख है जो उसने सकलोत्तर पथनाथ, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सकलोत्तर पथनाथ हर्षवर्धन के ऊपर प्राप्त की थी। आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त इस अभिलेख के अनुसार युद्ध में हाथियों को मारे जाने से हर्ष रहित हो गया। ठीक है, क्या हुआ, हर्ष रहित हो गया, मतलब उसकी खुशी गायब हो गई थी। भय विगलित हर्षयेन चाकर हर्षा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आगे लिखते हैं कि इस युद्ध का कारण संभवतः दोनों राजाओं द्वारा भारत में एक छत्र साम्राज्य की स्थापना थी। मतलब कह रहे हैं दोनों लोग चाहते थे कि भारत में हमारा एक छत्र राज्य हो और इसी के कारण ये युद्ध हुआ था। बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भारत में लेखन कला की प्राचीनता कहाँ से प्रमाणित होती है? तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि भारत की लेखन कला की प्राचीनता में सर्वाधिक प्रमाण भारत के साहित्य के से ही प्राप्त होते हैं। अशोक के पूर्व भारत में 3 प्रकार के साहित्य का विकास हुआ। पहला क्या हुआ, ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य और तीसरा आपका जैन साहित्य। ठीक है, चलिए बात करते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 8वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लेखन कला के विषय में जैन साहित्य हमें क्या बताते हैं, बताना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है प्राचीन जैन आगमन में भी लेखन कला का उल्लेख प्राप्त होता है। भगवती सूत्र में केवल ब्रह्मी लिपि का वर्णन प्राप्त होता है, किंतु सुनयंतम सुत में 18 लिपियों का उल्लेख है। ठीक है, इसी प्रकार से 9वें नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भारत में लेखन कला की शुरुआत कब मानी जाती है? तो लिखेंगे कि भारत में लेखन कला का आविष्कार ईसा पूर्व से 3000 पूर्व हो चुका था। क्या मेरे प्यारे दोस्त, ईसा पूर्व से 3000 पूर्व हो चुका था। आगे आप लिखेंगे कि और यह जानकारी जो है सिंधु सभ्यता से प्राप्त होती है। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सोहगौर ताम्रपात्र अभिलेख के विषय में बताइए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सोहगौर ताम्रपात्र अभिलेख गोरखपुर जिले में है। कहाँ पर है, गोरखपुर के जिले में है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि इसकी भाषा प्राकृत एवं लिपि प्रारंभिक ब्रह्मी है। ठीक है, इसमें भाषा प्राकृत है और जो लिपि का प्रयोग किया गया है वो आपकी ब्रह्मी है, प्रारंभिक ब्रह्मी है। ठीक है, बात करते हैं यह अभिलेख जो है पूर्ण रूपेण शासन परक है। ठीक है, इसमें शासन के बारे में सब कुछ बताया गया है। यह अभिलेख बालू के सांचे में ढाला गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसकी जानकारी दे सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन यहीं पे पूछ रहा है कि अशोक के प्रथम गिरनार शिला अभिलेख के विषय में आपको यहाँ पे बताना है। मेरे प्यारे दोस्त तो लिखेंगे कि यह अभिलेख गुजरात के गिरनार पहाड़ियों पर स्थित है। इसकी भाषा जो है कौन सी है, प्राकृति है और जो लिपि है वो ब्रह्मी है। ठीक है, बात करते हैं सम्राट अशोक के प्रथम गिरनार शिलालेख का प्रमुख आशय जीवों की प्रति दया है। ठीक है, मतलब पहली जो उनका पहला शिलालेख रहा है गिरनार का, उसमें जो है इन्होंने जीवों के प्रति दया दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पुरालिपि का अर्थ बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे पुरालिपि का आशय प्राचीन काल की लेखन कला के संदर्भ में है। बात करते हैं मैक्स मूलर
मैक्स मूलर एवं बर्नल आदि इतिहासकारों का यह मत था कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले कोई लिपि नहीं थी। लेकिन दूसरी ओर राजबली पांडे ओझा आदि इतिहासकारों में यह मत दिया कि भारत में वैदिक युग में भी लिपि का प्रचलन था। इसमें सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि की प्राचीनता स्वीकार की जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहीं पे 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत आपको बताने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लिखेंगे कि ब्राह्मी लिपि के उद्भव के संबंध में अनेक भारतीय तथा विदेशी विचारकों ने क्या किया मेरे प्यारे दोस्त, विचारकों ने इसके उद्भव स्थान इसका जो है उद्भव स्थान ढूंढ निकालने के संदर्भ में विभिन्न स्रोतों के अध्ययन के आधार पर प्रयास किया है। बात करते हैं इसके अनुसार उसके उद्भव उद्भव को दो उपखंडों में बांटा जा सकता है। पहला ब्राह्मी लिपि का भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत और दूसरा आपका विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, चलिए बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि महरौली लौह स्तंभ लेख का महत्व बताना है आपको। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि महरौली दिल्ली से 9 मील दूरी पर दक्षिण में है। ठीक है, कहाँ पे है? दिल्ली से 9 मील की जब आप दूरी पे जाएंगे दक्षिण की दिशा में, तो वहाँ पे आपको महरौली मिलता है। इस स्तंभ में चंद नामक राजा की उपलब्धियों एवं उसके विष्णु पद, क्या मैं दोस्त, विष्णु पद नामक पर्वत पर विष्णु ध्वज स्थापित करने का वर्णन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं भरहुत स्तंभ लेख कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्त, ये आपसे पूछा गया है अगला क्वेश्चन। तो आप लिखेंगे कि भरहुत अभिलेख मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी भाषा प्राकृत तथा लिपि जो है मेरे प्यारे दोस्त क्या है, लिपि प्रथम शताब्दी की है। बात करते हैं इसमें सुंगों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसकी जानकारी दे पाएंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन यहीं पे आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि की भाषा जो है कैसी थी, मगधी प्राकृत थी। ठीक है, आगे आप लिखेंगे अभिलेखों की लिपि के अध्ययन से तत्कालीन ब्राह्मी लिपि की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। कौन कौन सी? तो पहली विशेषता आपकी यहाँ पे बताई गई है कि अशोक के अभिलेखों की लिपि के अक्षर समान मोटाई के हैं तथा शलाका प्रविधि से उत्कीर्ण है। ठीक है, दूसरी जो विशेषता बताई गई अक्षरों की बनावट सरल है, सभी अच्छे सीधे सीधे अड़ी पड़ी रेखाओं, ठीक है, उसके बाद कोणों, वृत्तों एवं आवृत्तों, वर्ग या अन्य प्रकार के सरल ज्यामितीय चिन्हों द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, बात करते हैं तीसरी विशेषता के बारे में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे संयुक्त अक्षरों का प्रयोग अत्यल्प है, मतलब बहुत कम है। संयुक्त अक्षर लिखने से जो अक्षर पहले बोला जा सकता है उसको ऊपर और बाद में बोले जाने वाले अक्षर को नीचे लिखा गया है। कहीं कहीं क्रम भंग भी हुआ है। ठीक है, चौथी विशेषता के बारे में बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि दीर्घ मात्राओं का प्रयोग जो है मेरे प्यारे दोस्त कम किया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो आपसे पूछ रहा है कि ब्राह्मी लिपि में कितने स्वर हैं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि अशोक के समय ब्राह्मी लिपि में मात्र 6 स्वर का प्रयोग है। पहला आ, ई, जा ये मूल थे। ठीक है, तथा आ, ए, ओ ये यौगिक थे। ठीक है, या इसे हम संजात स्वर भी कहा करते थे। तो केवल 6 स्वर थे। चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त 18 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अभिलेखों के आपको यहाँ पे प्रकार बताने हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में अभिलेखों का विशेष महत्व है। सुविधा की दृष्टि से अभिलेखों का वर्गीकृत निम्नलिखित प्रकार से है। ठीक है, पहला क्या है, व्यापारिक अभिलेख। ठीक है, इसमें व्यापार संबंधी चीज़ें होती थी। तांत्रिक अभिलेख, राजतंत्र से संबंधित धार्मिक एवं शिक्षात्मक अभिलेख। ठीक है, पढ़ाई लिखाई धर्म से संबंधित। शासन संबंधित अभिलेख, शासन कैसा हुआ उसके बारे में। प्रशस्ति परक अभिलेख, उसके बाद पूजा समर्पणात्मक अभिलेख, उसके बाद 7वां नंबर जो अभिलेख बताया गया वो बताया गया दान संबंधी अभिलेख। 8वां बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त स्मारकीय अभिलेख और 9वां आपका बताया गया है साहित्यिक अभिलेख। ये 9 प्रकार के अभिलेख यहाँ पे आपके बताए गए हैं। बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त, लेखन कला की प्राचीनता किस युग से ली जा सकती किस युग तक ले जाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे संसार में लेखन कला का प्रारंभ कब से हुआ, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आगे आप लिखेंगे भारत में लेखन कला का आविष्कार ईसा पूर्व से 3000 पूर्व
वर्ष पूर्व हो चुका था। ठीक है, और लिखेंगे आगे आपकी और यह जानकारी जो हमें सिंधु सभ्यता से प्राप्त होती है। बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो आपसे पूछ रहा है कि मौर्यकालीन ब्राह्मी के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक से 2 शताब्दी पहले से होना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उसके आधीन नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपर पिपरहा, ठीक है, पिपरहा में, स्पूत में तथा अजमेर जिले में बड़ली गांव में शिलालेख में मिले हैं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि इसका समय ओझा जी ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे ब्रह्मी के उद्भव संबंधित सिद्धांतों को लेकर बड़ा मतभेद रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन के बारे में प्यारे दोस्त। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ब्रह्मी लिपि का उद्वाचन किसने किया। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्रह्मी लिपि है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे ब्रह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। प्रारंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने में कई बार यह अनुमान लगाया है कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में थे। ठीक है, आगे आप लिखेंगे फिर कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्रह्मी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाल लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप क्या करेंगे 21 नंबर का भी जवाब देंगे। तो आई होप यहाँ पे 21 के 21 आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और वीडियो इतना ही बन पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, बाकी देखा जाएगा जो कुछ भी होता है, और मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।